वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर। इस वीडियो में हम लोग जो है वेक्टर एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। वेक्टर एनालिसिस क्लास 11 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहां से हर बार क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है कि वेक्टर एनालिसिस केवल 11 तक ही नहीं बल्कि इसका जो कंसेप्ट और फॉर्मूला है जिसमें टॉपिक्स है वो क्लास 12 में भी यूज होते हैं। तो अगर आप क्लास 11 में वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्लास 11 अधूरा है। यानी वेक्टर एनालिसिस को बैकबोन कहा गया है क्लास 11 और 12 का। यानी इसके बिना जो है वेक्टर एनालिसिस के बिना फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम लिख लीजिए और हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस और इसे हिंदी में कहते हैं सदिश विश्लेषण। ठीक है, अगर आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं क्लास 11 में या आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा कि फिजिक्स कितना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, सदिश विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। तो वेक्टर एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज एक तरह का ऐसा राशि है जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करता हो। यानी फिजिक्स जो है किसी कानून से नियम से बंधे हुए हैं, तो उस कानून और नियम को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। इसका एक डेफिनेशन हम लोग ये भी दे सकते हैं कि वैसी राशियां जिसे मापा जा सके। दुनिया में लाखों करोड़ों चीज है, तो जिस राशि को हम माप सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको फीवर हो गया, तो मेरे दोस्त एक बात बताइए कि फीवर मापा जाता है कि टेम्परेचर मापा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर फीवर नहीं मापा जाता है, फीवर तो एक नाम है, एक्चुअल में क्या मापा जाता है, टेम्परेचर तापमान मापा जाता है। जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, फीवर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, फीवर। तो हमारा जो भौतिक राशि है वो कौन है, टेम्परेचर है। कौन है, टेम्परेचर है, ना कि फीवर है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप गेहूं लेने जाते हैं या कोई सामान आटा खरीदने जाते हैं तो एक बात बताइए कि गेहूं नापा जाता है या गेहूं का द्रव्यमान नापा जाता है। तो आप कहेंगे कि सर उसका द्रव्यमान यानी मास को मापा जाता है। तो मास आपका क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन हम लोग आसान भाषा में दे सकते हैं कि वैसी राशियां जिसे मापा जा सके एवं जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करता हो उसे क्या कहा जाता है, उसे फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां कहा जाता है। जैसे लंबाई, समय, ठीक है, आपका द्रव्यमान हो गया, उसके बाद आपका ऊर्जा हो गया, टेम्परेचर हो गया और बहुत सारी क्वांटिटीज है, चाल हो गया, दूरी हो गया। तो इसे मापा जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है और जो फिजिक्स के नियमों का वर्णन करता है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या नाम है, फंडामेंटल, जिसे हिंदी में मूल राशियां कहा जाता है। और एक का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज जिसे व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां और एक का नाम है ड्राइव्ड क्वांटिटीज जिसे व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। अब है कि दोनों का परिभाषा क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां वैसी भौतिक राशियां हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान यानी मास जिसको बोलते हैं, तो दुनिया का कोई भी पदार्थ हो जाए सबका द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कोई दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। आपका, मेरा या किसी भी वस्तु ले लीजिए, सबका द्रव्यमान क्या होता है,
अलग अलग होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, लेंथ वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, समय टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, ठीक है। तो मूल राशियां उन राशियों को कहते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। दूसरा है बी नंबर जो आपके नीचे है कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां यानी डायरेक्ट क्वांटिटीज उन राशियों को कहते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है या फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। जैसे चाल, तो अब यहां पर चाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी और समय पर निर्भर करता है, कौन निर्भर करता है, चाल। तो चाल आपका कैसा क्वांटिटीज है, डायरेक्ट क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे कि फंडामेंटल उसे कहते हैं जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है, जो स्वतंत्र होता है। लेकिन डायरेक्ट क्वांटिटीज उन राशियों को कहेंगे जो फंडामेंटल पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका हम लोग आगे चलकर और एक्सप्लेन करेंगे। अब है कि डायरेक्शन के आधार पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, जो दिशा के आधार पर होता है, दिशा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक का नाम है वेक्टर क्वांटिटीज, एक का क्या नाम है, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं सदिश राशियां, सदिश राशियां। और एक का नाम है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। इसे बोलते हैं अदिश राशियां, अदिश राशियां, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज जिसे सदिश राशियां किसे कहते हैं, और दूसरा है स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां किसे कहते हैं। पहले हम लोग इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे और बारीकी से इन दोनों को समझेंगे, इसका परिभाषा को समझेंगे, उदाहरण को समझेंगे, फिर हम लोग जो है आगे की टॉपिक में जाएंगे। तो डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक का नाम है वेक्टर क्वांटिटीज और एक का नाम है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को सदिश राशियां कहते हैं और स्केलर क्वांटिटीज को अदिश राशियां कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसी का परिभाषा देंगे, स्केलर क्वांटिटीज का परिभाषा देंगे। देखो, किसी भी भौतिक राशि में दो तरह का मान होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है सर किस तरह का दो तरह का मान, एक होता है मान में, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं परिमाण, क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। और एक होता है उसका डायरेक्शन, एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मान लीजिए सपोज दैट कि आप जो है आप पटना में रहते हैं और आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ा है कटिहार, और कटिहार का जिला स्कूल में पड़ा है। सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि आप जो है एक स्टूडेंट है या फिर आप जो है किसी कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं और आपका सेंटर पड़ा है कटिहार, जिला पड़ा है और आप कटिहार के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आप कटिहार जंक्शन आते हैं, वहां पर उतरते हैं, तो आप पता करते हैं कि यहां से जिला स्कूल कितना दूरी पर है। तो आपको पता चलता है कि कटिहार जंक्शन से जिला स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है। तो ये जो 3 किलोमीटर है, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिमाण बोलते हैं। अब बताइए कि कटिहार अगर हम जंक्शन को हम डायरेक्शन पर बांटे तो आपका इस डायरेक्शन में क्या होता है, उत्तर, इधर दक्षिण है, आगे पश्चिम है और इधर क्या है, पूरब है। जैसे मैं डायरेक्शन पर यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, तो आप कैसे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि डिस्टेंस मालूम हो गया कि 3 किलोमीटर है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। लेकिन आप वहां से अब किस डायरेक्शन में चलेंगे, मान लीजिए आपको चलना है, आप आगे जाएंगे तो किधर पहुंच जाएंगे, आप तो मिर्जाबाड़ी की तरफ चले जाएंगे, कोट की तरफ चले जाएंगे, फिर हाजीपुर या आगे फिर चले जाएंगे, सिमोरिया की तरफ चले जाएंगे, या कुर्सेला से होते हुए फिर से आप पता चला कि पटने पहुंच गया, उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पता चला कि पटने पहुंच गए, ठीक है। तो आप कैसे जिला स्कूल पहुंचेंगे, तो आप पता करते हैं किस दिशा में है। तो आज के चूंकि टेक्निकल जमाना है, मोबाइल से हम डायरेक्शन पता कर लेते हैं, तो पता चला कि जिला स्कूल जो है
कटिहार जंक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये जो नॉर्थ है वो उसका क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा कहते हैं। ठीक है, दिशा कहते हैं। तो हम इसके क्वांटिटी का परिभाषा बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि मैग्नीट्यूड हम लोग समझ गए और डायरेक्शन समझ गए कि एक नया विद्यार्थी पटना से कटिहार आए थे, तो सबसे पहले उसने पता किया कि कटिहार जंक्शन से जिला स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, और वो 3 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, और किस दिशा में है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो जिस भौतिक राशि में फिजिकल क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, किंतु डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां कहा जाता है। वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें केवल परिमाण होता है, किंतु डायरेक्शन दिशा नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब है कि स्केलर क्वांटिटीज जो है सिंपल अलजेब्रिक लॉ का पालन करता है। ये बात हम लोग समझेंगे। सिंपल अलजेब्रिक लॉ सामान्य बीजगणितीय नियम का पालन करता है और इसे साधारण गुणा भाग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने चला उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर चला 5 किलोमीटर, तो अब 2 और 5 कितना चले? 7 किलोमीटर। ठीक है, 2 + 5 7 किलोमीटर। इसको बोलते हैं सामान्य बीजगणितीय नियम, सिंपल अलजेब्रिक लॉ कहा जाता है साइंस की भाषा में, अर्थात ये साधारण गुना भाग का नियम का पालन करता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन आप देख सकते हैं और मैं एक बार फिर से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, और आप एक बात सुन ले, आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अब मैं डेली कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से बारीकी से देखें, एक एक वीडियो को सुने और इसका कंटेंट को आप डेफिनेशन को, कंसेप्ट को, या जो भी इसमें कंटेंट मैं नोट करा रहा हूं उसको आप जो है नोट करें। ठीक है, आपको मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको मैं पूछ चुका हूं, वो कटिहार में पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, उसको मैं ये पूछ चुका हूं कि आप फिजिक्स में कोई भी 2-4 डेफिनेशन दे दो, तो सही से कोई भी 2-4 डेफिनेशन नहीं दे पाते हो, फिजिक्स को समझ ही नहीं पाते हैं। फिजिक्स को नहीं समझने का मतलब है कि आप बेसिक चीज से बहुत ही दूर है। कोई भी बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी इमारत बनाने से पहली है कि आपको छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना फिजिक्स को, साइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे दोस्त। इधर उधर की बातें करने से, खाली बोल देने से नहीं होता है, समझना पड़ता है। ठीक है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो क्लियर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी का एक बार डेफिनेशन मैं बोल देता हूं कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है किंतु डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज सामान्य बीजगणितीय नियम, सिंपल अलजेब्रिक लॉ का पालन करता है, इसे साधारण गुणा भाग द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर सामान्य बीजगणितीय नियम क्या है? आप चले पूरब की ओर 2 किलोमीटर, आप उत्तर की ओर चले 5 किलोमीटर, तो 2 और 5 कितना हो गया? 7। ये होता है सिंपल अलजेब्रिक लॉ, इसी को कहा जाता है सामान्य बीजगणितीय नियम। अब है कि इसका उदाहरण पूछ लेता है। इसका उदाहरण हो गया लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। ये सभी जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? स्केलर क्वांटिटीज का उदाहरण है। वेक्टर क्वांटिटीज, जिसे सदिश राशियां कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज उस राशियों को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होता है, उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो सिंपल अलजेब्रिक लॉ का पालन नहीं करता है और इसे साधारण गुणा भाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
जैसे इसका उदाहरण है फोर्स, बल जिसे बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो गया आपका, एक्सिलरेशन, त्वरण हो गया, मोमेंटम, संवेग हो गया, इंपल्स, आवेग हो गया, इटीसी सभी जो है वो किसके उदाहरण है? वेक्टर क्वांटिटीज का उदाहरण है। तो वेक्टर क्वांटिटीज का एक बार डेफिनेशन मैं फिर से एक बार आपके सामने बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। यह सिंपल अलजेब्रिक लॉ का पालन नहीं करता है और इसे साधारण गुणा भाग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, इटीसी, ये सभी जो उदाहरण है वो किसका है? वेक्टर क्वांटिटीज का है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जाने, फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़े। जनरली दो भागों में बांटा गया है, एक फंडामेंटल और एक का क्या नाम है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और डायरेक्शन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया, एक वेक्टर क्वांटिटीज और एक स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि वेक्टर एनालिसिस किसे कहते हैं। तो वेक्टर एनालिसिस फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन से रिलेटेड, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर एनालिसिस कहा जाता है। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन से रिलेटेड भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वेक्टर एनालिसिस कहा जाता है। और वेक्टर एनालिसिस का जनक सर विलियम रोवन हैमिल्टन, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सर विलियम रोवन हैमिल्टन, को कहा जाता है। आई होप ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, चाहे वो स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटीज हो या वेक्टर एनालिसिस हो। वेक्टर एनालिसिस का फादर किसको कहा जाता है? सर विलियम रोवन हैमिल्टन को कहा जाता है।